निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं को शूल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए देखेंगे आज टीएसटी पीएसटी एग्ज़ाम 2025। आज हम सिलेक्शन टेस्ट में एक नया टॉपिक शब्द शक्ति को देखने वाले हैं, जो कि बहुत हर बार जो है ये टीएसटी पीएसटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इससे जो है शब्द शक्ति से जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बाद में देखेंगे। पहले आज हम यह जानेंगे कि शब्द शक्ति क्या है, तो इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आज इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि यह शब्द शक्ति क्या है। तो शब्द शक्ति जो है वह शब्दों, जो भी शब्द होते हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस रहता है उस शब्द के बारे में, तो उस शब्द शक्ति की जो है परिभाषाओं से आज हम समझेंगे। तो शब्द शक्ति की जो विभिन्न परिभाषाएं हैं वो अलग अलग जो है हिंदी साहित्यकार लोगों ने अलग अलग जो है अपनी जो है परिभाषा अर्थात अपने कथन दिए हैं। और इसमें से एक रामदहिन मिश्र जी जो हैं वह शब्द शक्ति के बारे में बताते हैं कि प्रत्येक शब्द से जो अर्थ निकलता है और वह अर्थबोध जो मतलब अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को ही शब्द शक्ति कहते हैं। यानी जितने किसी वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं उसका जो भी अर्थ निकलता है, प्रत्येक शब्द का जो भी अर्थ निकल रहा है वो शब्द का अर्थ का बोध कराता है, उसको प्रकट करते हैं और उसी को हम शब्द शक्ति कहते हैं। एक राजवंश सहाय हीरा जी कहते हैं शब्द शक्ति के बारे में कि शब्द तथा अर्थ के संबंध को ही शब्द शक्ति कहते हैं। यानी शब्द अर्थ के बीच में जो संबंध बतलाया जा रहा है वही क्या होता है, शब्द शक्ति। तो ये कहने वाले कौन है, तो राजवंश सहाय हीरा जी कहते हैं। आगे कहते हैं कि शब्द और अर्थ के संबंध में जो विचार करने वाले जो तत्व निकल रहे हैं वह भी क्या होता है, शब्द शक्ति होता है। आगे कहते हैं नरोत्तम स्वामी जी कहते हैं कि शब्द शक्ति क्या है, तो वे बताते हैं कि जिस शक्ति या व्यापार द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है वही शब्द शक्ति कहलाता है। यानी जो भी सब वाक्य में जितने भी शब्द का प्रयोग हो रहा है उसी का अर्थ का बोध कराए या उसके संबंधों को जो विचार उसके तत्व क्या निकल रहे हैं उसी के बारे में बताना ही शब्द शक्ति कहलाता है। आगे जो है साहित्य कोश में कहा जा रहा है कि शब्द शक्ति क्या होता है, तो साहित्य कोश में बताया गया है कि शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार ही जो है शब्द शक्ति है। वस्तुतः आगे कह रहे हैं कि आगे यह कह सकते हैं कि वह शक्ति जिसके द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है उसी को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति में जो अर्थ होते हैं, निहित अर्थ उसके जो निकलते हैं, व्यक्त होते हैं उसी का व्यापार या साधन ही जो है शब्द शक्ति कहलाता है। आगे देखेंगे शब्द शक्ति के प्रकार। तो आप समझ गए होंगे कि शब्द शक्ति क्या है, तो जो भी शब्द के अर्थ का संबंध का बोध करा रही उसके विचार के तत्व निकल रहे हैं, या जो है कि वो शब्द के शक्ति का जो है बताया जा रहा है कि जब कोई व्यापार या साधन उसके अर्थ में कोई निहित जो उसके अर्थ में उत्पन्न हो रहा है उसी को शब्द शक्ति कहा गया है। आगे शब्द शक्ति के जो प्रकार है वह कितने होते हैं, तो मुख्य रूप से शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये मुख्य रूप से शब्द शक्ति 3 ही प्रकार होते हैं। प्रश्न पे पूछा जाता है कि शब्द शक्ति मुख्य रूप से कितने होते हैं, तो अभिधा होता है, लक्षणा होता है और व्यंजना होता है। आगे कहते हैं कुमारिल भट्ट एक विद्वान है, उन्होंने तात्पर्य नाम की चौथी शब्द शक्ति स्वीकार की है। तो यह भी मुख्य बात बन जाती है कि जो है कि तात्पर्य जो शब्द शक्ति किसने स्वीकार की, किसने यह नाम देने वाले कौन है, तात्पर्य नामक शब्द शक्ति, तो यह देने वाले कौन है, तो कुमारिल भट्ट जी जो हैं उन्होंने एक चौथी शब्द शक्ति स्वीकार करते हैं कि तात्पर्य है। पर अधिकांशतः अन्य विद्वानों ने जो है शब्द शक्तियाँ 3 ही स्वीकार की थे। मुख्य रूप से 3 ही जानते रहिएगा, बस कुमारिल भट्ट के बारे में बताया गया है कि उन्होंने तात्पर्य नाम की शब्द शक्ति भी स्वीकार की है। तो अन्य विद्वान 3 ही बताते हैं, कौन कौन से, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इसके कुछ मुख्य नोट है वह भी देखिएगा कि मम्मट मतलब आचार्य मम्मट जो है काव्य लक्षण के अंतर्गत उन्होंने जो है इनकी भाषा सर्वप्रमुख मानी जाती है। तो आचार्य मम्मट ने शब्द शक्ति के बारे में क्या कहा है, तो वे कहते हैं मम्मट जी शब्द शक्ति के लिए व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। तो व्यापार शब्द का प्रयोग किसके लिए आचार्य मम्मट ने किया, तो उन्होंने शब्द शक्ति के लिए ही व्यापार शब्द का प्रयोग किया, यानी उस शब्द शक्ति को न कहकर वे व्यापार शब्द का प्रयोग करते हैं। तो विश्वनाथ जी ने जो है शक्ति का प्रयोग किया है, और विश्वनाथ जी किसका प्रयोग करते हैं, शब्द शक्ति के लिए केवल शक्ति का प्रयोग करते हैं, और आचार्य मम्मट जी हैं केवल जो है व्यापार शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा अंतर है, यह ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं शब्द शक्ति जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। आपको पता चला, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो शब्द शक्ति में जो है बोल सकते हैं कि जो अभिधा होता है वो वाचक होता है। क्या होता है? शब्द शक्ति में जो अभिधा होता है वो वाचक होता है, यानी कोई ना कोई वाक्य उसमें निकलता है। वाचक, वाचक मतलब वाक्य। और अभिधा लक्षणा में जो है लक्षक दिखाई देता है, अर्थात बोल सकते हैं लक्षण दिखाई देता है। और तीसरा जो व्यंजना, उसको हम व्यंजक भी कहते हैं। तो वाचक को चाहे अभिधा कहें, उसी का मतलब वही है। लक्षणा को लक्षक कहें या फिर व्यंजना को व्यंजक कहें। ठीक है, तो वाचक जानते हैं क्या होता है, तो वाचक को ही देखिए अभिधा कहते हैं। तो वाचक में क्या होता है कि जिसमें वाचक अर्थात अभिधा में कह सकते हैं कि जिसमें साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध होता है उसे वाचक अर्थात अभिधा कहते हैं। जिसमें साक्षात यानी उत्पन्न जो है सांकेतिक कोई अर्थ का बोध कराया जा रहा है उसी को वाचक यानी कि अभिधा कहेंगे। दूसरा बताया जा रहा है कि लक्षक क्या होता है, तो मुख्यार्थ से भिन्न अन्यार्थ को द्योतक कराने वाले शब्दों को ही लक्षक करते हैं, यानी उसके लक्षण को बताया जाता है कि क्या लक्षण है। तो जो मुख्य अर्थ निकल रहे हैं और उससे जो भिन्न अलग अन्य अर्थ का जो बोध करा रहे हैं उसको हम लक्षक कहेंगे अर्थात लक्षणा कहेंगे। तीसरा व्यंजक क्या होता है, तो व्यंजक मतलब जो मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ, ठीक है ना, यानी जो मुख्यार्थ है और जो लक्ष्यार्थ है। तो लक्ष्यार्थ से भिन्न, मुख्यार्थ से यानी मुख्य अर्थ से निकल करके लक्ष्यार्थ से यानी लक्ष्य अर्थ से भिन्न जो व्यंग यानी एक नया व्यंग जब प्रकट किया जाता है उसे व्यंजक यानी कि व्यंग्यार्थ कहते हैं। ठीक है, तो उसे व्यंजक या व्यंजना कहते हैं, यानी मुख्यार्थ से और लक्ष्यार्थ से जब अलग होकर एक व्यंग जब व्यंग रूप से कोई अर्थ प्रकट होता है या उसका बोध कराया जाता है उसी को हम व्यंजक अर्थात व्यंजना कहते हैं। आगे देखेंगे कि अर्थ भी जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। क्या बताया जा रहा है कि अर्थ जो है किस प्रकार से 3 निकलते हैं अभिधा, लक्षणा, व्यंजना में जो उसके अर्थ निकाले जा रहे हैं, अर्थ का जो शब्द शक्ति बताया जा रहा है यानी उसका जो व्यापार साधन बताया जा रहा है वो किस प्रकार से किन किन माध्यम से निकलते हैं। तो अभिधा में जो अर्थ निकलते हैं वो वाच्यार्थ या मुख्यार्थ निकलते हैं। बात समझ में आया कि जो अभिधा में जो अर्थ उत्पन्न हो रहे हैं, बोध कराए जा रहे हैं वो वाच्यार्थ कहते हैं या उसी को मुख्यार्थ भी कहते हैं। लक्षण में जो अर्थ का बोध कराया जाता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं और व्यंजक में उसे व्यंग्यार्थ करते हैं, यानी जो उसका अर्थ निकला उसको हम व्यंग्यार्थ कहते हैं। तो अर्थ जो होते हैं वो 3 प्रकार से शब्द शक्ति के अलग अलग निकलते हैं। अभिधा के वाच्यार्थ या मुख्यार्थ बोलेंगे और लक्षणा या लक्षक के लक्ष्यार्थ बोलेंगे और व्यंग का जो अर्थ निकाला जाता है उसे व्यंग्यार्थ कहेंगे। अब आइए देखिए शब्द शक्ति हम देखेंगे। शब्द शक्ति फिर उसके क्या शब्द निकल रहे हैं और उसके क्या अर्थों का बोध कराया जा रहा है। तो अभिधा जो शब्द शक्ति है हमारी, अभिधा शब्द शक्ति का जो वाचक मतलब जो शब्द निकलता है वो क्या है, वाचक निकलता है। अभिधा की जो शब्द शक्ति है उसका शब्द क्या निकलेगा, तो बताया जाएगा वाचक निकलेगा और उसका अर्थ क्या निकलेगा, तो वाचक से ही वाच्यार्थ अर्थात मुख्यार्थ बना है। वाचक से क्या है, वाच्यार्थ बना। अगर वाच्यार्थ नहीं दे रहा, मुख्यार्थ दे रहा तो यह भी सही होगा। वाचक से ही मुख्यार्थ भी उसका जो है बोध कराया जा रहा है। लक्षणा जो शब्द शक्ति उसका जो शब्द निकलता है, जो मूल शब्द निकलता है वो लक्षक निकलता है, यानी कि उसका लक्षण बताया जाता है। तो लक्षणा में जो है लक्षक शब्द निकलते हैं और अर्थ उसका लक्ष्यार्थ बताया जाता है, यानी लक्ष्य के अर्थ में जो बोध करा रहा है। व्यंजना में जो है व्यंजक शब्द निकलते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति में शब्द क्या निकलेंगे, तो व्यंजक निकलेंगे और उसका अर्थ व्यंग्यार्थ के रूप में जो है बोध कराया जाता है। अब देखते हैं वाच्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति, लक्ष्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति, व्यंग्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति। तो वाच्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति क्या होती है, तो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। लक्ष्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति क्या कहलाती है, तो लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। व्यंग्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। यह चीज़ें जो है याद रखिएगा कि वाच्यार्थ किससे निकला है, तो अभिधा से। लक्ष्यार्थ किससे निकला है, तो लक्षणा से। और अभिधा से मुख्यार्थ भी निकला है, यह भी ध्यान रखिएगा। और व्यंजना से व्यंग्यार्थ जो है अर्थ निकल रहा है। आगे देखेंगे हम अभिधा, लक्षणा, व्यंजना में क्या अंतर होता है, ये अंतर देखिएगा। तो तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि अभिधा, लक्षणा, व्यंजना में क्या अंतर निकल रहा है। तो क्रम संख्या कुल 4 दिए गए हैं। तो अभिधा क्या होती है, वो प्रथम शक्ति होती है। प्रथम शक्ति पूछा जाए कि वह क्या है, अभिधा है, लक्षणा है या व्यंजना है, कौन सी शब्द शक्ति होती है। तो अभिधा जो शब्द शक्ति होती है वो पहली शक्ति होती है अर्थात प्रथम शक्ति होती है। लक्षणा कौन सी शक्ति होती है, द्वितीय स्थान पर होती है और इसे हम द्वितीय शक्ति कहते हैं। व्यंजना जो होती है वो तीसरे स्थान पर होती है, यानी तीसरे नंबर पर होती है, इसलिए इसको तृतीय शक्ति कहते हैं।
ठीक है। अभिधा में मुख्यार्थ का बोध होता है, वाच्यार्थ का बोध होता है। लक्षणा में लक्ष्यार्थ का बोध होता है और व्यंजना में व्यंग्यार्थ का बोध होता है। अब अभिधा में क्या होता है, किस चीज़ को स्पष्ट किया जाता है, तो अभिधा में बताएगा कि वक्ता के कहने, यानी वक्ता मतलब जो अपनी बात को कह रहा है वक्ता कहलाता है। तो वक्ता के कहते ही अर्थ स्पष्ट कर देता है या कर देती है, उसे अभिधा कहते हैं। यानी वक्ता जो कुछ कह रहा है उसका जब अर्थ स्पष्ट कर देता है तो वह अभिधा यानी कि मुख्यार्थ और बोल सकते हैं मुख्यार्थ कहलाता है या फिर वाक्यार्थ कहलाता है। लक्षणा में यह कुछ कहती है और कुछ छिपा लेती है, ठीक है ना। लक्षणा में केवल लक्षण को साबित किया जाता है और कुछ बातों को, कुछ वाक्यों को कह दिया जाता है और कुछ चीज़ों को छिपा लिया जाता है। तो किस में होता है, किस शब्द शक्ति में, तो लक्षणा में होता है। यानी कि लक्ष्यार्थ की जो है अर्थ उसमें बोध कराया जाता है, यानी कुछ बातें कह दी जाती है, वक्ता जो है कुछ बातें कह देता है और कुछ बातें छिपा लेता है, किसमें, लक्षणा में। व्यंजना में क्या होती है, सब कुछ पाठकों के विवेक पर छोड़ देती है, यानी कुछ बातें जो हैं वह केवल विवेक पर आधारित है, उसे कहना नामुमकिन हो जाता है। तो जो पाठक होता है यानी वक्ता जो होता है वह जो है सब कुछ, यानी जितनी भी बातें वह कहना चाह रहे वह उसके विवेक पर निर्भर करते हैं। कहते हैं ना कि समझदारों को सिर्फ इशारा काफ़ी है। तो यह बातें किस पे लागू होती है, तो बोल सकते हैं ये व्यंजना शब्द शक्ति में लागू होती है कि जो पाठक होता है, वक्ता होता है, वह जो है उसके यानी श्रोता के जो है विवेक पर, उसकी बुद्धि पर वह बातें छोड़ दी जाती है। तो यह व्यंजना शब्द शक्ति में कहलाती है। अब देखेंगे चौथा जो पॉइंट बताया जा रहा है कि अभिधा में दोनों शब्द शक्तियों का क्रम महत्व होता है। यानी अभिधा में क्या होता है कि जो दोनों शब्द शक्तियाँ होती है वो क्रम से चलती हैं, कम मतलब क्रम करें, कम से कम महत्व होता है, दोनों शब्द शक्तियों से कम महत्व होता है। किसका, तो अभिधा का। दोनों शब्द शक्तियों से इसका कम महत्व किसका होता है, तो बताएंगे अभिधा का कम महत्व दिया गया है। आगे करें, अभिधा से ज़्यादा महत्व होता है, किसका महत्व होता है, तो लक्षणा का, लक्षक का, लक्ष्यार्थ का जो महत्व जो होता है वो अभिधा से। नंबर प्रथम शक्ति तो हमारी अभिधा कहलाएगी, लेकिन महत्व की बात किया जाए तो वह लक्षणा अर्थात लक्षक को माना जाएगा सबसे ज़्यादा अधिक महत्व देने वाला। ठीक है, अभिधा और लक्षणा दोनों से ज़्यादा महत्व किसको मिला है, तो व्यंग्यार्थ यानी व्यंजना शब्द शक्ति को मिला है। किनसे, तो अभिधा से भी और लक्षणा से भी ज़्यादा महत्व, ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दिया जाए, तो बोला जाता है कि व्यंजना यानी व्यंग्यार्थ। क्योंकि सब कुछ जब पाठक के ऊपर जो है, श्रोता के ऊपर जब सब कुछ उसके विवेक पर छोड़ दिया जाता है, कुछ बातें जो है इशारों में ही हो जाती है, समझदारों को इशारा ही काफ़ी हो जाता है, तो सब कुछ उस पर विवेक पर आधारित रहता है, उसकी बुद्धि पर आधारित रहता है, इसलिए इसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ना इसमें कुछ बोला जाता है, ना कुछ बताया जाता है। तो लक्षणा में तो कुछ बातें कह दी जाती है, कुछ बातें छुपा ली जाती है, किंतु व्यंजना में जो है व्यंग्यार्थ यानी कोई व्यंग कस रहा है, व्यंग अर्थ बोध करा रहा है, तो वह जो है केवल इशारों में ही, संकेतों के माध्यम से जो है वक्ता कह देता है, समझा देता है, तो वो उसके बुद्धि पर आधारित रहती है, उसके विवेक पर आधारित रहती है। पांचवें क्रम में कहा जा रहा है कि अभिधा का व्यापार केवल शब्दों के लिए होता है, इसलिए इसको महत्व कम दिया गया है। ठीक है, तो अभिधा में क्या होता है कि जो इसका व्यापार होता है, इस शब्द शक्ति का जो व्यापार होता है केवल शब्दों के लिए ही होता है और किसी भी अन्य के लिए नहीं होता, यानी शब्दों पर ही जोर दिया जाता है। ठीक है, लक्षणा का व्यापार भी शब्दों में ही होता है, यह भी जानिएगा। अभिधा का व्यापार भी केवल शब्दों के लिए होता है, तो लक्षणा के लिए भी जो बताया जा रहा है कि जो व्यापार होता है शब्द शक्ति का, वह शब्दों के लिए, शब्दों में ही किया जाता है, इसलिए दोनों में जो है उतना अंतर नहीं है। व्यंजना में बताया जा रहा है कि व्यंजना या व्यंजक शब्द शक्ति में जो व्यापार होता है वह शब्द अर्थ दोनों में चलता है, यानी शब्दों का भी व्यापार चलता है और अर्थों का, दोनों का व्यापार चलता रहता है। आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे शब्द शक्ति का क्या विवेचन है, अलग अलग जो है उसके विवेचना, उसके बारे में समझेंगे। तो अभिधा शब्द शक्ति क्या है, तो अभी बताया गया अभिधा शब्द शक्ति एक पहली शक्ति होती है। अभिधा शब्द शक्ति को पहली शक्ति माना गया है। अभिधा जो शब्द शक्ति है, शब्द की पहली यानी प्रथम शक्ति माना गया। साक्षात सांकेतिक अर्थ, मुख्यार्थ या बोल सकते वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति कहलाती। मुख्यार्थ या वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को मुख्यार्थ कहें या वाच्यार्थ कहें या बोधिका भी कह सकते। तो तीन नाम याद रखिएगा अभिधा शब्द शक्ति का, मुख्यार्थ कहें, वाच्यार्थ कहें और बोधिका भी कह सकते हैं, बोध कराना, शब्दों का बोध कराना। आगे कहा जा रहा है कि वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अथवा निश्चित अर्थ प्रकट होता है, वह अभिधा शब्द शक्ति में होता है।
किसमें होता है? अभिधा शब्द शक्ति में होता है। फिर से देखिएगा, वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा किसी शब्द का साधारण हो या फिर कोई प्रचलित यानी बहुत पहले से चली आ रही कोई मुख्य अर्थ का जब निश्चित अर्थ प्रकट कर दिया जाता है तो वह अभिधा, सांकेतिक या मुख्यार्थ, वाच्यार्थ या बोधिका कहलाती है। अभिधा शब्द शक्ति का जो संबंध होता है वो वाच्यार्थ से निकलता है या मुख्यार्थ से होता है, जबकि लक्षणा शब्द शक्ति का जो है लक्ष्यार्थ से तथा व्यंजना शब्द शक्ति का जो संबंध होता है वो व्यंग्यार्थ से होता है, यानी उसके पाठक के जो है बुद्धि विवेकशील पर छोड़ दिया जाता है। वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली अभिधा शब्द शक्ति में अर्थ निश्चित होता है, इसलिए इसको अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, क्योंकि इसमें अर्थ जो है निश्चित रूप से बताया जाता है श्रोता को। फिर भी इसमें कल्पना इत्यादि का चमत्कार होता रहता है। इसमें क्या होता है? कल्पनाओं का चमत्कार किसमें होता है? तो अभिधा शब्द शक्ति, क्योंकि अर्थ भी निश्चित रूप से ही होता है इसलिए इसमें कल्पना भी जो है किया जा सकता है। कल्पनाओं का चमत्कार देखने को मिलता है अभिधा शब्द शक्ति में। आगे कहने कि इसमें जो है प्रथमा और अग्रिमा शब्द शक्ति होती है, यानी जो प्रथमा शब्द शक्ति है अभिधा, इसे और अग्रिमा शब्द शक्ति भी कहते हैं। किसको? तो अभिधा को। यह प्रथमा भी होती है और इसे अग्रिमा यानी कि आगे होती है, पहले स्थान पर आती है, इसलिए इसको अग्रिमा शब्द शक्ति भी कहते हैं। तो अग्रिमा कहिए, अभिधा कहिए, वाच्यार्थ कहिए या फिर मुख्यार्थ कहिए या फिर बोधिका कहिए, वह इसका क्या मतलब निकल रहा है? तो अभिधा शब्द शक्ति निकल रहा है। तो अन्य अन्य नामों से इस चीज़ों को जानते रहिए। आगे देख रहे हैं, आगे कहा जाए कि प्रथम शब्द शक्ति होने के कारण अभिधा को प्रथम और तीनों शब्द शक्तियों में सबसे आगे आने के कारण इसे अग्रिमा कहा गया है। मुख्य अर्थ का बोध कराने के कारण, निश्चित अर्थ का बोध कराने के कारण, यानी इसमें कभी कभी कल्पनाओं का अतिशय प्रयोग भी होता है, तो इसलिए इसे अभिधा शब्द शक्ति या मुख्या भी कहा गया है। तो देखिए ये अन्य अन्य नाम जानते रहिएगा। यमक अलंकार में प्रायः अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो ये बातें मुख्य रूप से बन जाती है कि जो यमक अलंकार में जो अर्थ निकलते हैं और उसके अर्थ जो शब्द होते हैं उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं, यानी एक से ज़्यादा शब्दों की आवृत्ति हो रही है और उसके अर्थ भी क्या हो, तो प्रत्येक शब्द के अर्थ भी अलग अलग निकल रहे हैं। तो यमक अलंकार में जितने भी उदाहरण होते हैं वो प्रायः अभिधा शब्द शक्ति का जो है निश्चित अर्थ जो है व्यापक होता है, निश्चित अर्थ बताया जाता है। तो इसलिए बोल सकते हैं कि यमक अलंकार जितने भी होते हैं प्रायः जितने भी उदाहरण वो अभिधा शब्द शक्ति में आती है। आगे कहा जा रहा है कि जैसे यमक अलंकार के उदाहरण की काली घटा का घमंड घटा, तो घटा घटा शब्द दो बार आ रहा है और दोनों का अर्थ एक निश्चित रूप से अलग अलग हो रहा है। एक घटा बादल है, एक घटा कम होना है, तो दोनों का एक निश्चित अर्थ हो रहा है। तो यह भी क्या हो जाएगा, ये बोल सकते हैं अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत यह उदाहरण आएगा। आगे कि राजवंश सहाय ने हीरा ने लिखा है, क्या लिखा है कि उन्होंने लिखा है अभिधा के बारे में कि जो साक्षात सांकेतिक अर्थ ही सभी अर्थों का मुख्य है और इसी की प्रतीति सभी अर्थों का बोध होने के पहले ही हो जाती है। अतः अभिधा को प्रथम शब्द शक्ति कहते हैं और अभिधा शब्द शक्ति के प्रसंग प्राप्त अर्थ का बोध कराया जाता है, यानी जो उसका प्रसंग विषय निकल रहा है उसका अर्थ का जब बोध कराया जाता है वह बोल सकते हैं अभिधा शब्द शक्ति में होता है। और यह बताने वाले कौन है, इस बात को बताने वाले कौन है, तो राजवंश सहाय हीरा जी यह बातें जो है अपने कथन के द्वारा यह कहते हैं कि जो प्रायः क्या होता है कि अभिधा शब्द शक्ति में जो प्रसंग यानी जो मुख्य विषय निकल रहे हैं उसका प्राप्त अर्थ का बोध कराने वाली अभिधा शब्द शक्ति यानी प्रथम शब्द शक्ति कहते हैं। आगे कहा जा रहा है कि अभिधा शब्द शक्ति के विषय में जो देव हैं, रीतिकाल के एक मुख्य कवि हैं देव, उनका कथन है कि अभिधा शब्द शक्ति के बारे में उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध उनका एक उदाहरण है, उन्होंने एक उक्ति कहा है देव जी के द्वारा कि अभिधा उत्तम काव्य, यानी सबसे उत्तम काव्य किन्होंने देव जी ने माना है, तो अभिधा शब्द शक्ति को ही माना। भले मतलब शब्द शक्ति में बताया गया है कि सबसे कम जो महत्व दिया जाए तो अभिधा को ही दिया जाए और जो है लक्षणा को और व्यंजना को सब ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सबसे ज़्यादा तो व्यंजना को दिया जाता है और दोनों से कम महत्व तो है अभिधा को दिया गया। लेकिन आचार्य देव जी के अनुसार वे कहते हैं काव्य लक्षण में भी यह बातें बताते हैं, उन्होंने एक प्रसिद्ध उदाहरण भी दिया है कि अभिधा उत्तम काव्य, उनके दृष्टि से उनके नज़रिए से वो बताते हैं कि अभिधा क्या है, सबसे उत्तम काव्य, यानी जो रचनाएं
की जाती है काव्य में, कविताओं में, वह अभिधा जो होती है सर्वश्रेष्ठ होती है और इसे प्रथम शक्ति ही रहना चाहिए, इसलिए इसका महत्व होना चाहिए। किसके अनुसार? तो देव जी के अनुसार। और मध्य लक्षणाहीन, और मध्य मतलब बीच में जो है लक्षणा को भी उससे थोड़ा सा महत्व देना चाहिए। मध्य लक्षणाहीन, अभिधा व्यंजन रस विरत, उलटी कहत प्रवीण। और अभिधा व्यंजना रस विरत यानी उससे उल्टा कहना क्या है? हमारे प्रवीण में यानी विवेक पर नहीं है। यानी कुल मिलाकर अभिधा को ही सबसे उत्तम काव्य मानते हैं, बाकी सब जो लक्षणा है, व्यंग्यार्थ है और व्यंजना है, उसको कम महत्व वह देते हैं। कौन? तो आचार्य देव। आगे कहते हैं भट्ट नायक जी कहते हैं कि अभिधा का सर्वाधिक महत्व प्रतिपादित करते हुए वह भी कहते हैं, यानी अभिधा के बारे में जो सबसे अधिक जो महत्व वह भी उसका परिभाषा देते हुए वह भी क्या कहते हैं भट्ट नायक जी कि रसानुभूति यानी जो रस की अनुभूति, रस मतलब जो कविता को पढ़ने में जो हमको आनंद की प्राप्ति हो रही है उस रस की अनुभूति कराने में अभिधा ही शब्द शक्ति प्रधान होती है, उसी को मुख्य मानना चाहिए और अभिधा मुख्य शक्ति होती है। भट्टनायक जी का भी मानना है कि अभिधा भावकत्व है और भोजकत्व, इन तीन शब्द शक्तियों की कल्पना भी अभिधा में की जाती है। यानी अभिधा को भावकत्व भी बताते हैं, भोजकत्व भी, इन्हीं तीन शब्द शक्तियों में अभिधा में ये बातें छिपी रहती है, क्योंकि इसमें जो है सांकेतिक अर्थों के बारे में बोध भी कराया जाता है। गुप्त जी भी मूलतः अभिधा के कवि ही माने गए हैं। गुप्त जी मूलतः किसके? अभिधा के ही कवि माने गए। और अभिधा के समर्थ में जो कवि नामवर सिंह, यानी उन्होंने भी जो है पैरवी की है, यानी नामवर सिंह जी, गुप्त जी, भट्टनायक जी और आचार्य देव ने जो है अभिधा शब्द शक्ति की, प्रथम शक्ति की जो है पैरवी की है और उसको जो उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। तो चलिए आज हमने अभिधा शब्द शक्ति की विवेचना को स्पष्ट रूप से समझा। आगे जो है इसी के आगे का जो भाग होगा, दूसरा भाग, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कल देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,